नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3003 यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। अगर आप मेरे निर्देशन में मेरे हिसाब से काम करेंगे तो ये निश्चित रूप से होगा। आज अभी हम जो ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं वो यूनिट 2 यानी कि सिंपल स्ट्रेसेज एंड स्ट्रेन पर है और इस पे दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ डायरेक्शन दिए थे, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताया था और जो मेरी बुक है, हमने जो बुक लिखी है CE3003 की, उसकी जो बुक के जो स्टडी मटेरियल मैंने लिया बुक से ही, उनके जो सॉल्यूशंस लिए थे उस पर मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। लेकिन आज मैं वापस नए सिरे से आपके लिए काम शुरू कर रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं आए। आप देख रहे होंगे ये हिंदी मीडियम के साथ साथ मैंने इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कोशिश करूंगा कि किसी भी मीडियम के बच्चे को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आए। मैं अपने इस यूनिट को क्या, हर यूनिट के कोर्स को यानी पूरे कोर्स को 3003 के क्वेश्चंस में बांट के कर रहा हूँ और उनमें कोई क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ तो उसको मार्क कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से सबसे पहला क्वेश्चन यही बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, कंपैरिजन ऑफ रिजिड, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडीज। आ सकता है, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। एक्चुअली सिलेबस में लिखा हुआ है रिजिड, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी, तो मैंने आगे जोड़ दिया कंपैरिजन, तुलना, यानी कि दृढ़, प्रत्यास्थ एवं सुगठित पिंडों की तुलना। तो तुलना करते हैं तो बहुत अच्छा एक तरीका होता है, आप एक कॉलम बना दें रिजिड बॉडी का, एक बना दें इलास्टिक बॉडीज का, एक बना दें प्लास्टिक बॉडीज का, और बात कह दें तो क्लियर हो जाती है। तो अपने कैमरे को नजदीक लाता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें और आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। पहले देखिएगा, मैं हिंदी में बोलूंगा फिर इंग्लिश बोलूंगा। बात करते हैं दृढ़ पिंड की। क्या लिखा मैंने, बाह्य बल लगाने पर आकृति में नगण्य परिवर्तन या नगण्य विरूपण। आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे ना, वो जो बॉडी होगी या जो पिंड होगा उसकी आकृति में, उसके नापों में, वैसे तो मतलब होता है रिजिड का कोई चेंज होगा ही नहीं। रिजिड का मतलब ही होता है नो चेंज, लेकिन हम कह सकते हैं कि मामूली चेंज, ना के बराबर, नगण्य मतलब नेग्लिजिबल। अगर इसको मैं लिखूं मान लो इंग्लिश के अंदर, क्या लिखा हुआ मैंने, ऑन अप्लाइंग external forces on such bodies, there is a negligible change in shape and size of such bodies. इन होगा यहाँ लिखा, in shape and size of such bodies। मेरे ख्याल से बहुत आसान सी भाषा लिखी मैंने। अगला, दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडीज, सॉरी ये प्रत्यास्थ पिंड यानी कि इलास्टिक बॉडीज। इसमें देखिए ध्यान से, बाह्य बलों के प्रभाव से आकृति व मापों में परिवर्तन होता है, यानी कि उसकी जो शेप होती है, साइज होती है, यानी लेंथ है, ब्रेड्थ है, थिकनेस है, और भी कोई नाप है, या उसकी जो शेप है, आकार जो है, उसमें चेंज होता है। परंतु बलों को हटाते ही ये परिवर्तन, या हम कहते हैं ना विरूपण, यानी कि डिफॉर्मेशन, समाप्त हो जाता है। आपने फोर्स लगाया, उसके नापों में चेंज आया, फोर्स को हटाया, सारे चेंज खत्म हो गए, जैसे थी वो वस्तु ओरिजिनल वैसी हो गई। ये होता है इलास्टिक बॉडीज के बारे में, यानी कि प्रत्यास्थ पिंड के बारे में। अगर मैं लिखूं इंग्लिश के अंदर, देखिए, देयर आर चेंजेस इन शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज, बट व्हेन द फोर्सेज आर रिमूव्ड
द बॉडी विल बैक इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जैसे ही फोर्स को हम हटाएंगे, वो जो बॉडी है जिसमें चेंजेस आ गए थे, वो सारे चेंजेस खत्म होके वो जैसे पहले थी वैसी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनेंगे। आप वीडियो को बार बार आगे पीछे करके सुन सकते हैं और इसको नोट भी करो। राइटिंग में ध्यान है, तो राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ आपको समझ में आ जाएगा। नाउ शुगर की पिंड, प्लास्टिक बॉडीज। देखिए, बाह्य बलों के प्रभाव से आकृति व मापों में परिवर्तन होता है, परंतु इन बलों को हटाते ही ये परिवर्तन या जो विरूपण कहते हैं इसको समाप्त नहीं होते, कि आंशिक या पूर्ण विरूपण रह जाता है। जैसे आपने अगर किसी प्लास्टिक बॉडी पर फोर्स लगाया तो खिंच जाएगी या दब जाएगी, या उसके अंदर साइज में शेप में चेंज आ जाएगा। अब आपने फोर्स हटाया तो ऐसा नहीं है कि वो रिजिड है, ऐसा भी नहीं वो इलास्टिक है की स्टेज है। यानी आपने फोर्स लगाया, उसमें चेंजेस आ गए और फोर्स हटाया, तो वो चेंजेस क्या होंगे, या तो रह जाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा, बढ़ गया, दब गया, या फिर मामूली उसके अंदर थोड़ा सा वापस वो बैक जाएगा। यानी उसके अंदर या तो पार्शियल या फुल चेंज हो जाएगा। ये वर्ड मैंने यूज किया, देखिएगा देखिएगा इसको मैंने शब्द कैसे यूज किया है। ये देखिए, परंतु इन बलों को हटाते ही ये परिवर्तन या विरूपण समाप्त नहीं होते, जैसे कि इलास्टिक में समाप्त हो जाते थे, बल्कि आंशिक या पूर्ण विरूपण रह जाता है। या तो जो होगा आपके डिफॉर्मेशन, वो होगा आंशिक मतलब पार्शियल, और यह होगा पूरी तरह से जैसा था, जितना चेंज हुआ सब चेंज रह जाएगा एज इट इज। इंग्लिश में देखिएगा, देर आर चेंजेस इन शेप एंड साइज of a body due to external forces. But when the forces are removed, they not return into their original position. Partial or complete, हम इसको कह सकते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन विल बी देयर। यानी वो डिफॉर्मेशन है, या तो वो एज इट इज रह जाएगा या थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन पूरा खत्म नहीं होगा। हम चाहते हैं कि वो अगर बॉडी वापस वैसी हो जाए जैसे थी, नॉट पॉसिबल। हम क्या समझते हैं इन तीन के अंदर बेसिक बात, इसमें तो कोई चेंजेस होते ही नहीं, रिजिड है। इसमें चेंज तो होते हैं, लेकिन बल हटाते ही, फोर्स को रिमूव करते ही वापस जैसे थी वैसी हो जाती है वो बॉडी। और इसके अंदर जब फोर्सेस लगाएंगे ना, तो चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस या तो एज इट इज रह जाएंगे या कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन पूरे कम नहीं होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक स्टेज इज इन बिटवीन रिजिड एंड इलास्टिक स्टेजेस। तो अगर ये कभी क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट नोट्स के अंदर, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को एक साथ लिखा है, क्योंकि दोनों का आंसर एक साथ ही होगा। क्वेश्चन 2 क्या है, प्रत्यास्थता को समझाए। एक्चुअली बताऊं, ये क्वेश्चन एग्जाम आए हुए हैं। एक्सप्लेन इलास्टिसिटी, ये 2012-2013 में आपको जो मैंने पेपर दिए ना, पीडीएफ जो दी मैंने आपको ऐप के अंदर, उसमें 2012-2013 के पेपर्स हैं। मैं इसमें क्वेश्चन नंबर डालना भूल गया हूँ, उसका पेज नंबर डालना भूल गया हूँ। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर आप निकाल के इसको चेक कर सकते हैं, आया हुआ है। इसी तरह से एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, तीसरा, प्रत्यास्थता व सुगठिता में अंतर स्पष्ट करें। डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि इलास्टिसिटी को समझाइए। ये क्या कहता है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में डिफरेंस को समझाइए। हम दोनों को समझा देते हैं डिफरेंस को, तो अपना भी दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन 2 बार आया, 2012 में, 2013 में, और ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये 2002 में और 2007 में आया हुआ है। चलो इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। देखिएगा इधर लिखा मैंने इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता,
यहाँ लिखा मैंने सुगठिता यानी कि प्लास्टिसिटी। पहले इसको समझ लेते हैं। हालांकि हम इसको पहले पिछले क्वेश्चन में इसका कुछ पार्ट आ गया था, फिर भी एक बार इसको उसके हिसाब से समझ लेते हैं। देखिए, प्रत्यास्थता हिंदी में बोल रहा हूं, यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण बाह्य बलों के प्रभाव से इनमें विकृति आ जाती है एवं बाह्य बलों को हटाते ही यह विकृति पूर्णतः समाप्त हो जाती है एवं पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है। इंग्लिश में, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, इट इज मतलब इलास्टिसिटी, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू विच they are strained on application of external forces, and this strain is completely removed on removing the external forces. हम जब बल लगाते हैं तो उसमें विकृति यानी कि चेंजेस आ जाते हैं, और जैसे फोर्स को हटाओगे ये चेंजेस खत्म हो जाते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी, मतलब इसके कारण, ये वही प्रॉपर्टी है जो जिसके कारण ऐसा पॉसिबल होता है। यानी जिस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा पॉसिबल होता है उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। नो, सुगठिता यानी कि प्लास्टिसिटी, हिंदी में बोल रहा हूं, यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण बाह्य बलों के प्रभाव से इनमें विकृति आ जाती है, यानी कि उनमें चेंजेस आ जाते हैं, परंतु इन बाह्य बलों को हटाने पर ये विकृति समाप्त नहीं होकर आंशिक या पूर्ण रूप से रह जाती है। यानी इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, इट इज मतलब प्लास्टिसिटी, या ये कह सकते कि प्लास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू विच दे आर स्ट्रेन्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ external forces, but when the external forces are removed, the strain is not removed, partial or complete, हम कह सकते हैं permanent will be there. What is partial and what is composite? Strain. ये कह सकते हैं कि partial और composite strain, एक वर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, partial और complete strain। लिख दिया मैंने, partial और complete strain, परमानेंट यानी स्थायी रूप से, विल बी देयर। तो मुझे आशा है कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये 3 नंबर में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको समझा दिया है। पीडीएफ आपको नहीं दे पाऊंगा, आप इतना मैंने शांति से धीरे धीरे बोला है, समझाया है, इसको याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मैंने बना, प्रतिबल एवं विकृति को समझाइए, एक्सप्लेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बेसिक क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे समझाएंगे इसको। तो मैं कैमरा को चला लेता हूँ। देखिए, ये एक रॉड है, दिख रही है आपको, छड़ कह दो, रोड कह दो, पदार्थ कह दो। हमने इस पे फोर्स लगाया बाहर से, पी है ना, पी, ई पी, इट इज, जैसे पेन है, इसको मैं खींच रहा हूँ दोनों ओर, कैंसर, बस फोर्स हो गया ना ये। तो हमने रॉड पे फोर्स लगाया। आप जानते हैं ना, एक बड़ी मशहूर बात, न्यूटन का नियम है, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपने किसी, जैसे मैं इस पेन को मान लीजिए खींच रहा हूँ, मैंने जोर लगा खींचा, क्या टूट गया? ये नहीं टूटा। क्यों? कि मैंने उतना फोर्स लगाया ही नहीं जो इसको तोड़ सके। हम कहते हैं कि ये 800 न्यूटन पे टूट जाएगा, अब मैंने तो फोर्स 300 न्यूटन लगाया, तो कैसे टूटेगा?
हाँ, जितना फोर्स मैं लगाऊंगा उतना ये रेजिस्ट कर लेगा, उसका विरोध कर लेगा। 800 तक लगाऊंगा तो 800 का विरोध कर लेगा, लेकिन जैसे ही 800 क्रॉस होगा ये चीज टूट जाएगी, क्योंकि हमने इसकी कैपेसिटी से ज्यादा फोर्स लगा दिया है। हम ये मान के चल रहे हैं कि चीज टूट नहीं रही है, तो हमने क्या कहा, ये एक बॉडी है जिसकी लेंथ एल है, हमने एक फोर्स लगाया पी। अच्छा, इस फोर्स को हम कहते हैं एक्सियल फोर्स, अक्षीय बल, क्योंकि ये इस रॉड की एक्सिस पर लगता है। एक्सिस क्या होती है मैं आपको इसी वीडियो में कुछ समय बाद बताऊंगा। ये कैसा फोर्स लगाया, टेंसाइल, खींच रहा है तो लिखा ना मैंने तनाव बल, इट इज टेंसाइल फोर्स। क्या करेगा टेंसाइल फोर्स, लंबाई को बढ़ाएगा, इट विल इंक्रीज द लेंथ। तो जैसे मान लीजिए ये रॉड इतनी थी पहले, यहाँ से यहाँ तक हमने फोर्स लगाया थी, इतनी सी चेंज आ गया लेंथ, डेल्टा एल का मतलब चेंज इन लेंथ, इट इज डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। हमने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा दिखा दिया, कभी इतना चेंज होता नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन ये केवल आपको समझाने के लिए बात को, ये इतना कम चेंज होता है कि अगर पूरी लंबाई की बात करें उसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा बता दिया है। इसी तरह से अगर हम, वही रॉड है सेम, इस बार फोर्स कैसे लगाया, कंप्रेसिव, हमने इसको दबाया है, वो तो हमने उसको खींचा था, हमने दबाया है, इट इज कंप्रेशन। तो यहाँ लिख देता हूं मैं संपीड़न बल, संपीड़न बल। कंप्रेसिव फोर्स, वो था तनाव बल, टेंसाइल फोर्स, ये संपीड़न बल। जब हम किसी चीज को दबाते हैं तो क्या होता है, उसकी लेंथ में कमी होगी। अगर लेंथ के पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं तो ये देखिएगा, हमने दबाया ना इसको, तो इसकी लंबाई में चेंज आ गया। ये तो थी आपकी लेंथ ओरिजिनल यहाँ से यहाँ तक, और ये देखो दब गई, छोटी हो गई, कितनी, डेल्टा एल, लंबाई में कमी हो गई, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन। वहां क्या हो गया था, बढ़ गई, लंबाई में वृद्धि हो गई, देयर इज एक्सटेंशन। तो ड्यू टू टेंसाइल फोर्स देयर इज ऑलवेज एक्सटेंशन, एंड ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स देयर इज ऑलवेज कॉन्ट्रैक्शन। ये मैंने इस बात को बताने की कोशिश की है कि फोर्स को हम टेंसाइल लगाते हैं तो क्या होता है, और कंप्रेशन लगाते हैं तो क्या होता है। अब देखिएगा ये जो पी है, इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि बाह्य बल। अब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, देयर इज ऑलवेज ए रिएक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम देखते हैं कि जितना फोर्स लगाया आपने पी, उसके इक्वल यहाँ पे रिएक्शन डेवलप हो जाती है। आर का मतलब रिएक्शन या प्रतिरोधी बल, इधर भी होगा, दो एंड है ना इसके। आर को बोलते हैं प्रतिरोधी बल, यानी कि रेजिस्टिंग फोर्स। आप इसको रेजिस्टिंग फोर्स भी कह सकते हैं, रिएक्टिव फोर्स भी कह सकते हैं। आपने फोर्स जो लगाया वो तो ऑन द बॉडी लगाया, इट इज एक्सटर्नल, एक्चुअल में लगाया आपने, और ये फोर्स आपने लगाया नहीं है, इट इज नॉट एक्चुअल फोर्स। आर तो रेजिस्टिंग फोर्स है जो उस रॉड, इस फोर्स को खींचने से अपने आप को रोकता है, अपने खींचने का विरोध करता है, उसको कहते हैं रेजिस्टिंग फोर्स। तो हमने ये दो चीजें बताई है, पी और आर, और आर पी के बराबर होता है। रेजिस्टिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। क्यों, जब तक चीज टूटती नहीं होती है, वो क्या है, साम्य अवस्था में, यानी कि इक्विलिब्रियम में। आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपकी बात एकदम क्लियर आ जाए। अभी आपको छोटा एग्जांपल दिया था मैंने, अगर कोई 800 न्यूटन पे या उससे ज्यादा फोर्स लगाने पर टूटे, आपने फोर्स लगाया 200 न्यूटन का, तो आप जितना लगाएंगे उतना वो रेजिस्ट कर, जितना फोर्स लगाया उतना वो झेल लेगी। कितना देगी रेजिस्टेंस, 200 देगी ना, 800 कहां से देगी, आप लगाए 200 है। अगर आप 300 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो 300 का देगी, 400 का लगाएंगे तो 400 का देगी। यूं करते करते आप अगर मैक्सिमम कैपेसिटी 800 तक की वो लगा 800 का देगी, लेकिन 800 को क्रॉस कर गए तो वो रजिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है।
टूट जाएगी। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे चीज टूट नहीं रही है, इक्विलिब्रियम में है, और जब तक इक्विलिब्रियम में है आर हमेशा पी के बराबर होगा, आर हमेशा पी के बराबर होता है। नाउ एक टर्म आती है ए, ध्यान रखना, कैपिटल ए, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या होता है, ये देखिएगा, आपको मैं अगले पेज में सिखा रहा हूं, ये देखिएगा, ये आपका है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे कोई रॉड है, ये उसकी लेंथ है। अगर मैं इस रॉड को यहाँ, ये एक्चुअली इसकी एक्सिस है रॉड की, दरअसल ये एक्सिस तय किससे होती है, क्रॉस सेक्शन से। जैसे ये अगर मैं मान लीजिए जो भी एक्सिस है ये, इसके परपेंडिकुलर यहां से मैं काटूं रॉड को, मैं मान लीजिए सेक्शन यहाँ काटूं, यहाँ पे, यहाँ जैसे काट दो रॉड को, और काट के ये पोर्शन अलग कर दूं। अब मैं इसको रॉड को देखूं साइड से, इधर से देखूं, तो एक ही रॉड, आप जब सामने से देख रहे हो ना तो आपको ये पता नहीं पड़ेगा इसकी शेप क्या है, लेकिन जब काट के इसको देखोगे साइड से तब अलग अलग शेप होती है। मैंने कुछ ही बताई है, ये कुछ ये बताई वो नहीं, से अलावा कितनी भी हो सकती है, मैंने इंपॉर्टेंट बताई। जैसे ये रॉड जो है साइड से देखने पर हो सकती है रेक्टेंगल हो सकता है स्क्वायर हो सकता है कि ट्राइंगल हो सकता है कि आई सेक्शन हो सकता है चैनल सेक्शन हो सकता है सर्कुलर सेक्शन हो। यानी 1 2 3 4 5 6 बताएं, ये 6 नहीं, सैकड़ों हो सकते हैं शेप इनकी। यानी ये रॉड जैसी पेन है, ये आप ऊपर से देख रहे हो, ये पेन कुछ नहीं पता पड़ता साइड में क्या है, लेकिन आप जैसे इसको पेन को इधर से देखो, इस साइड से, आपको बाकायदा ये सर्कल नजर आएगा। देखिए, ये देखो, ये सर्कल दिख रहा, सर्कल आपको, अगर मैं इसको ऐसे करूं, देखिएगा, आपको दिखेगा बाकायदा सर्कल, ये है ना, सर्कल ही बिल्कुल ये। लेकिन ऐसे देखोगे पेन को तो क्या दिखेगा आपको, रेक्टेंगल, सिंपल सा। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो रॉड की एक्सिस है ना, उसके परपेंडिकुलर अगर हम काटें और साइड से देखें तो उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम ये भी कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर जो होता है, उसके लंबवत, उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये मैंने आपको अलग अलग क्रॉस सेक्शन देखो हैच करके रेखांकित करके बताएं। तो यहाँ मैं चल रहा था यहाँ पे, इफ यदि ए इज इक्वल टू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, तब देन हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन। और स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझाने के लिए मैंने इतनी बातें बताई आपको, रॉड है, फोर्स है, रेजिस्टिंग फोर्स है, इस तरह से। अब देखिए, स्ट्रेस जो होती है, प्रतिबल, प्रतिबल को कहते हैं स्ट्रेस इंग्लिश में। ये होता है रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। रिमेंबर, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो रेशियो होता है उसको अपन कहते हैं स्ट्रेस। अच्छा, जो रेजिस्टिंग फोर्स है ना, वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, यानी हम आर को पी ले सकते हैं अपॉन ए। तो आम भाषा में क्या होता है, जब कभी पूछा जाता है आपसे वाइवा में कि भाई प्रतिबल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, तो बच्चे सिंपली बोलते हैं इट इज फोर्स अपॉन एरिया। करेक्ट है, नॉट इनकरेक्ट, लेकिन बेसिकली रॉन्ग हो गया। जब कभी आपसे पूछा जाए किसी इंटरव्यू में, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, आपका आंसर क्या होना चाहिए, स्ट्रेस इज रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे ए एरिया है रॉड का क्रॉस सेक्शन में, और वो रेजिस्ट करता है आर फोर्स, इफ एरिया इज ए, रेजिस्टिंग फोर्स इज आर। अगर एरिया 1 यानी यूनिट होता, यानी हम कहते हैं जब एरिया ए होता है तो रेजिस्टिंग फोर्स आर है, अगर एरिया 1 होगा तो फोर्स कितना होगा, आर अपॉन ए होगा कि नहीं होगा। यूनिटरी मेथड, एक एक नियम, एक एक नियम।
ये जो आर अपन है इसको अपन स्ट्रेस कहते हैं, और चूंकि आर तो पी के बराबर होता है तो आर को हम पी लिख देते हैं, इसलिए पी अपन बन जाता है। ये बन जाता है पी अपन होता नहीं, होता तो आर अपन है। लेकिन हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम तो लिखेंगे स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन डेफिनेशन इसकी है, इसकी जो डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा, उसमें कभी पी मत बोलना आप। हिंदी में बोल रहा हूं, प्रति इकाई अनुप्रस्थ का, प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रतिरोधी बल जो होता है उसको प्रतिबल कहते हैं। इंग्लिश में रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। और ये आपको मैंने बता ही दिया, आपको अलग अलग हो सकते हैं क्रॉस सेक्शन। अच्छा, ये जो एक्सिस है ना वो तय कैसे होती है? देखिए, ये आपने देखा क्रॉस सेक्शन, इसकी सीधी होती है ना, तो ये एक्सिस हो जाएगी। ये भी स्क्वायर सीधी यही होगी, हो जाएगी। ये आई सेक्शन है, इसकी सीधी भी सेंटर में होगी, हो जाएगी। यहाँ भी सीधी यही होगी, इसकी होगी। लेकिन अगर ऐसा कोई केस आता है तो ट्राइंगल की सीधी h/3 भी होती है, नीचे यहाँ होगी। अगर ये रॉड का क्रॉस सेक्शन मतलब ट्राइंगुलर है तो ये एक्सिस सेंटर में नहीं होगी, सीधी होती है ना उसकी लेवल में होगी, यानी उस केस में एक्सिस इसकी ये होगी, ध्यान रखना। ये हम कहते हैं ना एक्सियल फोर्स, इसका मतलब वो जो इस रॉड की सीजी से गुजरता है। एक्सियल फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच पासेस थ्रू सीजी ऑफ द रॉड। और नॉर्मली वो फोर्स जो होता है लेंथ के पैरेलल होता है। नॉर्मली जो कुछ ना हम कहेंगे जो लंबाई है उसकी रॉड की उसके पैरेलल, लेकिन गुजरेगा कहां से? सीजी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये आपको मैंने समझाया स्ट्रेस के बारे में। ना अब समझते हैं स्ट्रेन, विकृति। देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था पिछले पेजेस में कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो रॉड की हम ये मान के चलते हैं कि फोर्स जो लग रहा है वो लेंथ के पैरेलल लग रहा है, यानी उसकी लंबाई में चेंज ला देता है। वो लंबाई में जो चेंज था ना वो डेल्टा एल था। डेल्टा एल इज कॉल्ड एज चेंज इन लेंथ। देखा ना, चेंज इन लेंथ। तो उस चेंज इन लेंथ में अगर हम ओरिजिनल लेंथ का भाग लगाएं, इफ वी डिवाइड द चेंज इन लेंथ बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन द रेशियो इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। ये यूनिटलेस है, इसकी कोई इकाई नहीं होगी। आपने मान लीजिए आंसर आया किसी का 0.003 स्ट्रेन का, आपने लिख दिया 0.003 मिलीमीटर, गलत हो जाएगा, 0 मार्क। नो यूनिट ऑफ स्ट्रेन, बिकॉज देखिए डेल्टा एल जो होगा चेंज वो भी एमएम में होगा, और लेंथ होती वो भी एमएम ही होती है। एमएम से एमएम कैंसिल हो जाएगा, सिंपल एक कांस्टेंट फिगर आएगा। मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। जैसे चेंज इन लेंथ आपको सपोज कह रखा है 0.1 mm, मान लो क्वेश्चन कह रखा है 0.1 मिलीमीटर, और जो रॉड की लेंथ है वो 2.5 मीटर है। डायमीटर लंबी रॉड है कोई, आपसे कहा गया कि ई निकालो। अब आपने तो मान लो मेरी बात को रट लिया, ई तो भाई डेल्टा एल अपन होता है, तो आपने खर्च कर दिया 0.1/2.5, गलत हो गया। और यूनिट से बनाने पड़ेंगे ना। अगर डेल्टा एल एमएम में है तो एल भी एमएम ही लेना पड़ेगा। अगर ये, या फिर ये कर सकते हैं, अगर एल मीटर में है तो डेल्टा एल को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। पर नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको तो मैं एमएम में रखूंगा। डेल्टा एल जो है ना वो तो 0.1 mm है, पर जो एल है जो कि 2.5 मीटर था, आप जानते हैं 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो मैं 2.5 को 1000 से गुणा कर दूंगा तो 2500 mm आ गया। अब ये भी mm और वो भी mm, नाउ इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि 0.1 बटा 2500। पॉइंट हटेगा ना तो 1 बटा 25,000 हो जाएगा। और एक में 25,000 का भाग लगाओगे 0.00004 या 4 × 10⁻⁵। इक्का मत लिख देना, कुछ बच्चे यहाँ गलती से एमएम लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, 0 नंबर मिल जाएगा। नो यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो ये आपको मैंने समझने की कोशिश की स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कुछ महत्वपूर्ण बातें समझा दूं आपको, नोट लगाया मैंने यहाँ पे, स्टार इंपोर्टेंट पॉइंट। बल सदैव अक्षीय होगा, ये बात मैं आपको अभी यहाँ समझा चुका हूँ। यहाँ पे फोर्स इज ऑलवेज एक्सियल।
फोर्स विल बी एक्सियल। दूसरा, ये जो अक्षीय फोर्स होता है ना, वो या तो टेंसल होता है या कंप्रेशन होता है। ये बात भी आपको मैं कह चुका हूँ पिछले पेजेस में। या तो वो उस लेंथ को बढ़ाएगा या लेंथ को घटाएगा। एक्सियल फोर्स इज ऑलवेज आइदर टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो ये आपको मैंने कुछ पॉइंट समझाए हैं। नाउ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है लगभग, 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हुक नियम समझाइए, हुक का नियम समझाइए, हुक का नियम समझाइए। एक्सप्लेन हुक्स लॉ। ये क्वेश्चन देखिए, 1997, 2001, 2002, 2013, 2014, 2015। ये जो 13, 14, 15 का रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने आपको पीडीएफ में ये पेपर भेजे हुए हैं। ये तो पेपर नहीं मिले मेरे को, पीडीएफ के अंदर नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन ये मिलेंगे आपको। और इनके अंदर जो 2013 है, उसमें आप देखेंगे पीडीएफ के पेज नंबर 39 पर क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। ये जो 2014 वाला क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 35 पर क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। और वो जो 2015 वाला क्वेश्चन है, वो पेज नंबर 31 पर पहले का पहला, पेज 31 पर फर्स्ट का फर्स्ट। ये आपको मैंने समझा दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो ये पेपर्स मैंने आपको पीडीएफ भेजे हैं ना, आप उनको खोल के चेक करें कि लैंग्वेज असल में क्या। मैंने शॉर्ट लिख दिया आपको, हो सकता है कुछ और बात लिखी हो इसके अंदर, मैंने केवल लिख दिया टाइटल। नाउ हम समझने जा रहे हैं हुक्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने की संभावना पूरी है, क्योंकि 2021 में नहीं आया था, 2021 में नहीं आया, 2015 के बाद अभी तक पूछा ही नहीं गया। 15 बाद पेपर 16 हुआ था, 17 हुआ था, 18 हुआ था, 19 हुआ था, 20 में कोई पेपर नहीं हुआ, क्योंकि ड्यू टू कोरोना सबको प्रमोट कर दिया था, बच्चों को, सेकेंड ईयर रेगुलर को। इस बार इस क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुक्स लॉ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 3 स्टार लगा रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया, ध्यान से सुनिएगा। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ये हुक का नियम है, हिंदी में लिख दिया मैंने बड़ा, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप, कई बच्चे क्या करते हैं, वो लिख देते हैं इस नियम के अनुसार प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, तो नंबर मिलेगा 0। अरे भाई, ये कंडीशन है, ये लगाना नहीं भूलना हमको। प्रत्यास्थता की सीमा में ऐसा होता है, प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर नहीं होता है। प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, within elastic limit, within elastic limit, stress is proportional to strain। अब इसको लिखते हैं मैथमेटिकली, इट इम्प्लाइज स्मॉल p इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल e। याद है ना, स्ट्रेस के लिए मैंने स्मॉल p यूज किया था और स्ट्रेन के लिए स्मॉल e। तो स्मॉल p इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल e। और आप पढ़ते आ रहे होंगे फिजिक्स के अंदर और कई जगह, हम जब कभी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल, ये जो साइन हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट लग जाता है, देयर इज ए कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट कहलाता है इस केस के अंदर कैपिटल ई। हम जैसे ही इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल के साइन को, हम लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग का प्रत्यास्थता मापांक, ये यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। ई एक स्थिरांक है, ई इज ए कांस्टेंट which is called as यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इकाइयां, यूनिट्स, ये जो स्मॉल p है, स्ट्रेस, इसके आपको बता दूंगा था मैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो कैपिटल ई है, इसकी भी न्यूटन पर mm स्क्वायर।
दोनों की सेम होती है, ध्यान स्मॉल टी और ई की, यानी स्ट्रेस की और यंग्स मॉडुलस की। और जो स्ट्रेन है, आप जानते हैं इसकी कोई इकाई नहीं होती, इट इज यूनिटलेस। तो इतना मैंने करके लाइन खींच दी। यानी अगर आपको कभी हुक का नियम समझाने की बात करे तो कितना आसान सा आपको आंसर दे दिया इसका, कितना सिंपल, देखिएगा फुल मार्क्स मिल जाएगा आप। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर जो है ये आपके भी लेटेस्ट 2021 की पेपर में आया है ये। अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ ना 2021 का, उसमें आया हुआ है। आपको पीडीएफ की पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। जो आपको पीडीएफ भेजी मैंने, उसके पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 4 2021 में 3 नंबर का आया था वाली। यंग प्रत्यास्थता मापांक की परिभाषा क्या है, समझाओ। यंग प्रत्यास्थता मापांक की परिभाषा बताइए। डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वैसे तो इसको उत्तर इसमें आ चुका है, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, तो इस प्रकार से आंसर देना पड़ेगा इसको। देखिए, अगर आपको कभी कहा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल ई, इसको डिफाइन करो, तो आप लिख जाए कि वी नो दैट ये होता है, ऐसा नहीं। हाँ, वी मतलब हम इसका उल्लेख करेंगे, लेकिन बेसिकली हमको समझाना है ये होता क्या है। कैसे समझाएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये देखिएगा। ऐसे इस क्वेश्चन की शुरुआत से करेंगे आंसर की। वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू इलास्टिसिटी, यू नो वेरी वेल। ये मैं अभी पिछले क्वेश्चन में प्रूव कर चुका हूँ। लेकिन हमको क्या पूछा गया, व्हाट इज ई, व्हाट इज कैपिटल ई। अब हम कैपिटल ई निकालेंगे। कैसे, ये इधर इससे स्मॉल ई का गुणा हो रहा है ना, स्मॉल इधर आएगा तो पी में ई का भाग लग जाएगा। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू स्मॉल पी अपॉन स्मॉल ई, यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब इसकी डेफिनेशन आ रही है, समझे ना आप। अर्थात ध्यान से देखिएगा, अर्थात प्रत्यास्थता की सीमा में, ये ध्यान रखना आपको, ये जो जो कुछ हो रहा है विद इन इलास्टिक लिमिट हो रहा है, ये प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल एवं विकृति के अनुपात को, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको यंग का प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं। इंग्लिश में, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर आप इतनी सिंपल सी लिख देंगे एवरेज, तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। यहाँ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बातें लिखी जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन में काम आती है, हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए। पहला स्टार, क्योंकि स्मॉल ई की कोई इकाई नहीं होती। देखिए इसके अंदर है ना, स्ट्रेस की तो यूनिट होती है न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, नो यूनिट ऑफ स्मॉल ई, इसकी होती है न्यूटन पर एम स्क्वायर। जो यूनिट स्मॉल पी की है वही कैपिटल ई की हो जाएगी, क्योंकि इसकी कोई होती ही नहीं। इसलिए जो यूनिट स्ट्रेस की वो यूनिट होगी यंग्स मॉडुलस की। ये लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, सिंस देयर इज नो एनी यूनिट ऑफ स्ट्रेन, यानी कि स्मॉल ई, सो so that unit of Young's modulus capital E is same as that for small p। क्योंकि विकृति स्मॉल ई की कोई इकाई होती नहीं, अतः जो इकाई स्ट्रेस की होगी पी की, स्मॉल पी की, वही इकाई कैपिटल ई की भी हो जाएगी। अगला पॉइंट, मतलब पॉइंट नहीं है, मैंने कुछ बातें लिखी हैं आपको ध्यान रखने के लिए। कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बना देते हैं कि अगर इस नाप पे इतना फर्क हो, उस नाप पे उतना फर्क हो, तो बताओ कैपिटल ई की वैल्यू में क्या चेंज हो जाएगा। तो भाई कोई चेंज नहीं होगा। आप रॉड पे फोर्स लगाओ, उसकी लेंथ बढ़ जाए, लेंथ घट जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, वॉल्यूम घट जाए, डजंट मैटर, नाप में चेंज जाएंगे, स्ट्रेन होगी, लेकिन ई कभी नहीं बदलेगा। ई इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हाँ, जब मेटल की जो प्रॉपर्टीज बदलती है ना, गुण बदल जाते हैं, तब इसके मान में फर्क आ सकता है। जैसे आपने
उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, गल गया वो चीज, तो दिखती बात है उसके जो उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो रही है तो ई बदल जाएगा। लेकिन जब तक उसकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती है, आपने खींचा दबाया, प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती है, तो ई इज ऑलवेज कांस्टेंट। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए कह सकते हैं, अगर इसका एरिया इतना बढ़ जाए, ये इतना घट जाए, कुछ बातें कहेंगे, फिर कहेंगे बताओ ई कितना बढ़ेगा या घटेगा, क्या आंसर होगा आपको? नो एनी चेंज इन द ई। तो इस पे कभी कंफ्यूजन ना आ जाए आपको, आपको एकदम क्लियर बोल देता हूँ। सिंस देर इज नो एनी नहीं सॉरी, ये E is constant for a particular material। किसी दिए गए पदार्थ के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। अब चाहे कॉपर की रॉड बनाओ, चाहे कॉपर का कोई भी चीज बनाओ, अगर वो कॉपर की बनी है तो उसका जो ई होगा यंग्स मॉडुलस वो सेम होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस शेप में बना है, पतला है, मोटा है, कैसा भी है, यंग्स मॉडुलस कभी चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, एमसीक्यू, एमसीक्यू आ सकता है ये इस बार एग्जाम में। पूछ सकते हैं आपसे, विच मटेरियल इज द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल इन द वर्ल्ड। विश्व में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? क्या आंसर होगा आपका? स्टील, इस्पात। स्टील इज द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल इन द वर्ल्ड। आपके मन में उठेगा, सर स्टील तो इतना मजबूत तो खींचता ही नहीं है, रबर तो खींच जाता है, हम रबर को खींचेंगे एक दो खींच जाएगा, स्टील तो कहाँ खींचेगा? अरे तभी तो कहेंगे मोस्ट इलास्टिक बॉडी है ये। अरे जितना फोर्स आप लगाएंगे माइल्ड स्टील पर, उसको मामूली से खींचने के लिए, अगर उस तरह फोर्स आप किसी रबर में लगा तो उसके परकट्टे उड़ जाएंगे, उसको झेल ही नहीं पाएगा उसको। आप समझेगा कि इलास्टिक स्टील इज द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल इन द वर्ल्ड। अब देखिएगा अगला, अभी एक फोन की घंटी बज रही, सबको कह रखा है कोई फोन ना करे, लेकिन फिर भी कभी कभी फोन आ जाते हैं तो मुझे काटना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, ये मैंने उससे वो बात लिखी जो एडिशनल है। अक्षीय बल के लिए माप में परिवर्तन के लिए सूत्र समझा। बहुत अच्छा चीज, अच्छा मैंने फॉर्मूला बनाया है, जिसके बिना सवाल होंगे नहीं आपके। अक्षीय बल के लिए यानी एक्सियल फोर्स के लिए माप में परिवर्तन, चेंज इन डायमेंशन के लिए सूत्र समझाए। एक्सप्लेन फॉर्मूला और चेंज इन डायमेंशन ड्यू टू एक्सियल फोर्स। देखिएगा मैंने एक रॉड बताई है जिसकी लेंथ एल है, टेंसर फोर्स लगाया, ये इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, देयर इज इंक्रीज इन द लेंथ। सेम रॉड है, कंप्रेसिव फोर्स लगाया, इसकी लंबाई में कमी हो गई, रिडक्शन। अच्छा, कोई जरूरी नहीं ऐसे रॉड्स हो, ये हो सकता है कोई एक, जैसे छत है, ये छत से कोई एक रॉड लटक रही है और उसमें ये वजन है, इसका भार है, यानी कोई छत से चीज आपने लटका दी, उससे चीज आपने बांध दी भारी यहाँ से कोई, तो क्या होगा? यहाँ तो क्या होता है, आपने पी लगाया दोनों ओर, यहाँ आपने एक ही भार है, और यहाँ क्या होगा? ऑटोमेटिकली यहाँ, जैसे आप मान लीजिए किसी छत के ऊपर कोई कड़ी लगी हुई है, आप उसे लटक जाते हो, तो क्या छत टूट जाएगी? क्या नहीं टूटेगी? क्यों? कि आप जिस कड़ी को पकड़ के लटके हो, उस कड़ी के माध्यम से वो आपका सारा जो भार है ऊपर छत में ट्रांसफर हो जाएगा और उसको मिलेगा रिएक्शन, वो रिएक्शन होगी ऐसे आर। तो हमेशा ये भी हो सकता है कि आप छत से किसी चीज को लटकाते हो और भार लग रहा है, अगर भार लग रहा है तो उसकी भी रोड की लेंथ में चेंज आएगा। ये देखो डेल्टा है, यहाँ तक थी ना पहले रोड, इतनी लंबी थी ना, इतनी बढ़ गई। या ये उल्टा केस, ये फर्श है, इट इज फ्लोर, वो तो छत थी, वो तो रूफ थी, और ये फ्लोर है, फर्श है। फ्लोर पे कोई चीज पड़ी है, ऊपर से आपने फोर्स लगा दिया,
अब ऊपर से ऊपर लगाओगे तो यहाँ से मिलेगी, इसके नीचे से रिएक्शन मिलेगी, यहाँ आर ये हो जाएगी, यहाँ आर जो होगी वो पी के बराबर होगी। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये जो दो मैंने लिए ना और इन दो में क्या फर्क है, इनमें तो आपने बाकायदा फोर्स लगाया है दोनों तरफ और रेजिस्टेंस होगा अंदर, इसमें फोर्स लगाया कंप्रेसिव, रेजिस्टेंस होगा यूं, यहाँ आपने फोर्स लगाया और ये होगा रेजिस्टेंस, क्योंकि इस आपने इसका एक सिरा पहले से फिक्स कर रखा है और इसके अंदर एक सिरा नीचे फिक्स है। तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए फिगर के हिसाब से ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मैं ये जो चेंज है ना डेल्टा एल कितना होगा इसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, या ये जो लंबाई में कमी होगी कितनी होगी, या जो ये वृद्धि होगी इंक्रीज कितनी होगी, या जो डिक्रीज कितनी होगी। देखिए हमने आपको बताया था स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन पिछले क्वेश्चन के अंदर। नाउ स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग, अब मैं जरा कैमरा पास ले लेता हूं, तो ये देखिएगा स्ट्रेस अपॉन ये जो ये थी ना आपके स्ट्रेस, इसको लिखा मैंने फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ए की वैल्यू स्मॉल ए की वैल्यू। अब आप करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए ई डेल्टा एल क्रॉस मल्टीप्लाई ए ई डेल्टा एल इज इक्वल टू पी इंटू एल, हमको डेल्टा एल निकालना है तो पी एल और ये ए ई इधर गुणा हो रहा है उधर आके भाग लग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, बच्चों के मुंह पे रटा रहता है ये, डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, आप भी याद कर लो पी एल अपॉन ए, लेकिन ध्यान रखना पी क्या है फोर्स, एल क्या है लेंथ, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ई क्या है यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी बी की न्यूटन, इसकी क्या होगी एमएम, इसकी एमएम स्क्वायर और इसकी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू यंग्स मॉडुलस। अब कई बार इसको क्या करते हैं कि हम ये फॉर्मूला भी काम लेते हैं डेल्टा एल के लिए, स्मॉल पी इंटू एल अपॉन, अगर हम लिखते हैं कैपिटल पी तो कैपिटल पी इंटू एल अपॉन ए ई होगा, और जब लिखते हैं स्मॉल पी तो ए नहीं आएगा। कारण अरे भाई पी अपॉन ए यानी कि कैपिटल पी अपॉन ए इज स्ट्रेस, याद करो मैंने स्ट्रेस को लिखा था ना यहाँ पे पी अपॉन ए, पी अपॉन ए स्ट्रेस ही होता है। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एल वाले फॉर्मूले में जो पी अपॉन ए है इसको मैं स्ट्रेस यानी स्मॉल पी लिख दूं तो ये उस केस में स्मॉल पी इंटू एल अपॉन ए हो जाएगा, क्योंकि पी अपॉन ए स्ट्रेस होता है। तो कभी कभी ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस दे रखी है ना ये काम ले लेंगे, फोर्स दे रखा है वो काम ले लेंगे। अब देखिएगा ये जो आपका फिगर है, ये जो मैंने चार के फिर ली 1 2 3 4, इसमें ए का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। नॉर्मली ये केस होता है जो आपको दिख रहा है, हम लेंथ के पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं, देखो ये लेंथ है ना रॉड की और उसके पैरेलल फोर्स लगा आपने, यहाँ पे देखो ये लेंथ है, देखिए क्या लेंथ है ये, उसके पैरेलल फोर्स है ये, यहाँ पे वो लेंथ है उसके पैरेलल फोर्स है। तो लेंथ के पैरेलल फोर्स होता है उसे कहते हैं एक्सियल फोर्स। और अब देखिएगा मैं जो आपको बताना चाहता हूँ ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब नॉर्मली मैं बताऊँ आपको, नॉर्मली जो क्वेश्चन मिलेगा ये रॉड डायमीटर, कि भाई रॉड का डायमीटर 25 mm है 20 mm है तो एरिया निकल जाएगा। अब जानते ना एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई/4d²। तो बहुत काम आएगा ये, देखिएगा सर्कल में क्या होता है, आप जानते हैं ना एरिया जो होता है सर्कल का पाई/r² होता है, पाई, और आर जो होता है रेडियस वो होता है डायमीटर का आधा, डायमीटर को आधा कर दो रेडियस आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो पाई/4 हो गया इंटू डायमीटर का स्क्वायर। तो ये अगर आपको डायमीटर दे रखा है ना तो पाई/4 इंटू डाय का स्क्वायर करेंगे तो एरिया आ जाएगा। नॉर्मली आपको डायमीटर दिया होता है, कई बार आपको कहते हैं ये स्क्वायर, इसका जो क्रॉस सेक्शन है स्क्वायर है रेक्टेंगल है जो भी होगा एरिया आपको मिलेगा। तो मैंने बताया एक छोटा एग्जांपल दिया है, अगर वो जो रॉड है इसका डायमीटर डी है,
डी इजिकल टू डायमीटर, एरिया क्या हो जाएगा पाई बाय 4d²। अच्छा कई बार उसका रॉड का जो एक रेक्टेंगल होता है, इसकी विड्थ भी है, थिकनेस टी है, उस केस में जो ए होगा वो बी इंटू टी हो जाएगा। ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फोर्स। आपने जिस दिशा में फोर्स लगाया ना, उसके परपेंडिकुलर हमेशा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये फॉर्म भाई, लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो का अंतिम भाग, वो बहुत बेसिक है और वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। किसी भी बुक में आपको वो बात देखने को नहीं मिलेगी जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पेज नंबर लास्ट इस वीडियो का इंपॉर्टेंट नोट बताया। देखिए नॉर्मली ये केस होते हैं जो आपको मैंने बताया फिगर बना के, ये नॉर्मली होता है। यानी जो फोर्स लग रहा है वो लेंथ के पैरेलल। क्या जरूरी है लो कि जो फोर्स लगे लेंथ के पैरेलल हो? क्या फोर्स विड्थ के पैरेलल नहीं हो सकता या थिकनेस के पैरेलल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये देखिएगा, अब जरा फिगर देखें। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉडी बताई है, इट इज ए क्यूबॉइड। आप समझ सकते हो माचिस की डिब्बी, या कोई आप कह सकते हो ये आप बर्फ की सिल्ली मान लो, या इसको क्यूबॉइड मान लो, ईंट का टुकड़ा मान लो, मजबूत होगा ये, सॉलिड। तो ये उसकी देखिए लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी थिकनेस है। लेकिन आपने फोर्स ये लगाया है, देखो फोर्स दिख रहा है आपको, ये हमारी फोर्स की लाइन है, ये वाली। इट इज द लाइन ऑफ फोर्स। ये मेरा पेन दिख रहा है आपको, ये इट इज लाइन ऑफ फोर्स। ये किसके पैरेलल है? ये लाइन देखिए इसके पैरेलल है, विड्थ है। ये देखो इधर इधर आ जाओ, विड्थ है कि नहीं है? ये देखिए ये वाले, ये विड्थ, ये विड्थ, ये विड्थ है, ये इसका विड्थ है ना। तो फोर्स हमारा विड्थ के पैरेलल है, विड्थ के पैरेलल है। विड्थ के पैरेलल जो फोर्स वो कहाँ लग रहा है? उस फेस पर लग रहा है, उस फलक पर लग रहा है जो मैंने छायांकित कर रखा है। जिस पार्ट को मैंने रेखांकित कर रखा है ना, हैच्ड, यानी कि छायांकित, या कह सकते हैं इसको लाइनिंग वाला, ये वो एरिया ए है। ये एक रेक्टेंगल है। ये नाप कौन सा है? इसकी लेंथ। ये नाप कौन सा है? इसकी थिकनेस। तो ध्यान रहे, जब विड्थ के पैरेलल फोर्स लग रहा हो, जब विड्थ के पैरेलल हो, तो एरिया में विड्थ कभी नहीं आएगी। ये एरिया क्या होगा? या एरिया होगा फोर्स, एरिया आएगा बी इंटू टी। ये रहेगा यहाँ पे बी इंटू टी। ये सॉरी सॉरी, किसके बोल लगा? सॉरी सॉरी, अभी जो बात बताई मैं ही गलत बोल लगी। एरिया होगा यहाँ पे एल इंटू टी, एल इंटू टी। ध्यान दीजिए, एरिया क्या होगा इसका? लेंथ इंटू, मैंने जो हैचिंग किया ना यहाँ पे, तो फोर्स लग रहा है विड्थ के पैरेलल। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस निकालने में, कौन सी स्ट्रेस? सिंपल स्ट्रेस निकालने में टेंशन, या जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है क्रॉस सेक्शन में वो डायरेक्शन कभी नहीं आएगी। अगर ये विड्थ के पैरेलल है तो क्रॉस लेंथ और थिकनेस आएगी। ये लेंथ और ये थिकनेस, ये वाला। अब जब ये फोर्स लग रहा है विड्थ के पैरेलल, तो वे क्या, कौन सी चीज खींच रही है? विड्थ खींच रही है, इस बार लेंथ नहीं खींच रही है। अभी जो आपको फॉर्मूला था ना यहाँ पे, पी एल अपॉन ए, अब हमारे फॉर्मूले में एल की जगह बी हो जाएगा। क्यों? यहाँ तो हम लंबाई के पैरेलल फोर्स लगा रहे थे ना, तो चेंज इन लेंथ हुआ। तो यहाँ हम विड्थ के पैरेलल फोर्स लगा रहे, तो चेंज इन विड्थ होगा, तो हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा। अब हम जो है ना, हम डेल्टा एल नहीं बोलेंगे इसको, डेल्टा बी। डेल्टा बी यानी कि चेंज इन विड्थ, तो वहां भी पी एल अपॉन ए नहीं बोलेंगे, इसे ना पी एल अपॉन ए। अब बोलेंगे हम यहाँ पे पी बी अपॉन ए। तो पी फोर्स है, बी विड्थ है, ई यंग मॉडल, और ए इस बार क्या होगा? एल इंटू डी होगा। ये केस भी हो सकता है। अच्छा, ये फोर्स मैंने दिखाया टेंसाइल, कोई जरूरी नहीं, कंप्रेशन भी हो सकता है। अगर टेंसाइल होगा तो विड्थ बढ़ेगी, और कंप्रेशन होगा तो विड्थ घटेगी। अब देखो ये केस भी बन सकता है। इस बार देखिए, ये एक क्यूबॉइड है जिस पे फोर्स लग रहा है
देखो यहाँ मैंने देखा है टेंसाइल, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं कंप्रेशन। ये देखिए फोर्स यूं लग रहा है, ऐसे यूं लग रहा है ऐसे, ये लाइन, इस लाइन में फोर्स लग रहा है थिकनेस के, थिकनेस के पैरेलल है। तो जिस दिशा के पैरेलल है, जिस डायरेक्शन के पैरेलल है, वो डायरेक्शन कभी एरिया में नहीं आएगी। तो इस बार जो फोर्स लग रहा है वो इस फेस पर लग रहा है, इस फेस पर लग रहा है, दिख रहा है वो शेडेड। कौन सा? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि फोर्स के परपेंडिकुलर है। एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये एल इंटू बी, क्योंकि टी के पैरेलल है। जिस नाप के पैरेलल है वो नाप कभी एरिया में नहीं आएगा। हम बात कर रहे हैं टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस की। तो ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेकिन इस बार ये फोर्स कैसे लग रहा है? पैरेलल। तो थिकनेस में चेंज होगा। जिस नाप के पैरेलल लगता है उस नाप में चेंज होता है। पैरेलल लगता है तो लेंथ में चेंज होगा। हालांकि हम एक इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लेटरल डिस्टेंस, वो बात की बात है। अभी हम जो बात कर रहे हैं केवल जिस दिशा में फोर्स लग रहा है ना उसके अंदर चेंज की क्या, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। अगर ये थिकनेस के पैरेलल लग रहा है तो चेंज इन थिकनेस निकलेगा, डेल्टा टी निकलेगा। अभी तो यहाँ देखिए पीबी अपॉन नहीं था, इस बार पीटी अपॉन नहीं हो गया। जिस दिशा के पैरेलल फोर्स लगता है वो आ जाएगा, बस ये टी आ जाएगा इस बार। और डेल्टा टी यानी चेंज इन थिकनेस, पीटी अपॉन नहीं, इस बार ए क्या होगा? एल इंटू बी। तो अपनी बात को समाप्त करता हूँ, ये वीडियो में अपना समाप्त करता हूँ। मुझे बहुत आशा है, पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा होगा, सुना होगा और अपने सारे नोट्स बनाए होंगे मेरे वीडियो के साथ साथ। अगर आप मेरे वीडियो देखने के साथ साथ अपने नोट्स बनाते हैं, उसके हिसाब से अपने सवाल करते हैं आगे, तो आपको मैक्सिमम एक तो मिलेगा आपको कॉन्फिडेंस, और आप अच्छे से अच्छे सवाल कर पाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते, वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।